अगर हम कहें कि एक सब्जी वाले के अपहरण से मिडिल ईस्ट पर एक बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? ऐसा वाकई हो रहा है। लेकिन और ये बात इसी हफ्ते की है। तारीख थी 12 जुलाई, रात का वक्त था। फदला नईम नाम के एक सब्जी विक्रेता सब्जी बेचकर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। इनके पास सब्जियों से भरा एक ट्रक था जो सीरिया की राजधानी दमिश्क से सुवैदा शहर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने नईम का रास्ता रोका, बंदूक की नोक पर उन्हें डराया धमकाया, गाली गलौज की, उनकी पिटाई भी की। इतना ही नहीं, उनके पास रखे हुए सारे पैसे, उनका मोबाइल फोन और सब्जी का ट्रक भी हड़प लिया। साथ ही उनका अपहरण कर अपने साथ ले गए। कुछ वक्त में नईम को रिहा किया गया, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने अपना संदेश दे दिया था। क्या था संदेश? दरअसल नईम सीरिया के अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय से आते हैं। सीरिया में लंबे समय से इस समुदाय पर अत्याचार हो रहा है। ड्रूज लोगों की मान्यता इस्माइली शिया समुदाय से मेल खाती है। उनके सबसे बड़े दुश्मन सीरिया के कुछ सुन्नी इस्लामिस्ट गिरोह हैं और इनमें से कुछ तो मौजूदा सीरिया की सरकार में शामिल भी हैं। ड्रूज की सीरिया में मौजूद बेदुइन समुदाय से दुश्मनी चली आ रही है। बेदुइन सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। बशर अल असद के अब्बा हाफिज अल असद के ज़माने से दोनों समुदायों की दुश्मनी चल रही है। 12 जुलाई की देर रात नईम को अगवा करने वाले बेदुइन समुदाय के ही लोग थे। जब ये बात ड्रूज लोगों को पता चली तो उन्होंने भी बेदुइन समुदाय के लोगों का अपहरण किया, मार पिटाई की, टिट फॉर टैट करने की कोशिश की। लेकिन ये टिट फॉर टैट खतरनाक लड़ाई में तब्दील हो गया। दोनों समुदाय के दर्जनों लोग मारे गए। बात इतनी बढ़ गई कि सीरिया की सेना को लड़ाई रुकवाने के लिए भेजा गया, लेकिन इल्जाम ये लगा कि सीरिया की सेना लड़ाई रुकवाने की बजाय बेदुइन लड़ाकों के साथ हो गई। ड्रूज लड़ाकों और नागरिकों पर हमले किए गए। जब ये बात इसराइल में पता चली तो उन्होंने सीरिया की फौज के मुख्यालय पर बम बरसाने शुरू कर दिए और सीरिया के प्रेसिडेंशियल पैलेस यानी राष्ट्रपति भवन के पास भी हमले हुए। इस पूरे विवाद में 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। अरब देशों ने इन हमलों की निंदा की है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप के नए लड़के अहमद अल शरा ने कहा कि यह हमला सही नहीं है, हमें आप जंग से मत डराइए, हम जंग में ही बड़े हुए हैं, सीरिया लोगों को जंग से डर नहीं लगता। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री और ट्रंप के पुराने लड़के बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर ड्रूज लोगों पर हमला किया तो सीरिया पर और बम मारेंगे। ये धमकी भी दी कि अगर खैरियत चाहते हैं तो ड्रूज इलाकों से अपनी फौज को वापस बुलाओ। इस पर अल शरा ने कहा कि हम तो ड्रूज को अपना मानते हैं, किसी एक्सटर्नल फोर्स के हाथ में यह मसला नहीं जाने देंगे। बताइए, अल शरा जिन ड्रूज की रक्षा की कस्में अभी खा रहे हैं, एक समय उनके पुराने संगठन अल कायदा ने ड्रूज के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। चलते फिरते ये लोग ड्रूज पर हमले करते थे और आज उनकी ही रक्षा की दलील दे रहे हैं। इससे ही राजनीति कहा जाता है। पर नेतन्याहू की ड्रूज लोगों से क्या रिश्तेदारी है और वो उनके बचाव में सीरिया पर बम क्यों मार रहे हैं? आज के शो में इसी का पता लगाएंगे। साथ ही जानेंगे कि इसराइल ने सीरिया पर बमबारी क्यों की, ड्रूज लोग हैं कौन, इसराइल से क्या रिश्ता है और सीरिया पर बमबारी का दुनिया पर क्या असर पड़ा है, दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बेसिक्स बताते हैं। ड्रूज और बेदुइन हैं कौन? ड्रूज एक धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय है। दुनिया भर में इनकी कुल आबादी लगभग 10 लाख के आसपास बताई जाती है। आधी से ज्यादा आबादी इनकी अभी सीरिया में मिलती है आपको। सीरिया के अलावा ये मिलेंगे लेबनान में, जॉर्डन में, इसराइल के भी कुछ इलाकों में। जितना कॉम्प्लेक्स इनका इतिहास है उतना ही कॉम्प्लेक्स इनका रिलीजियस बिलीफ भी है। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि आमतौर पर इन्हें शिया मुसलमान मान लिया जाता है। 12 तारीख के विवाद के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अलग अलग जगह ड्रूज समुदाय की प्रोफाइलिंग हुई है। 16 जुलाई को बीबीसी की रिपोर्ट में शिया इस्लाम का ऑफशूट बता दिया गया। साथ में यह भी लिखा गया कि इनकी विशिष्ट पहचान और मान्यताएं भी हैं। बात सिर्फ इस बीबीसी की रिपोर्ट की नहीं है, कई और मीडिया रिपोर्ट्स में भी इन्हें इस्लाम धर्म के साथ जोड़ा गया है। ये बात सही है कि ड्रूज की धार्मिक मान्यता शिया इस्माइलियापंथ से मिलती है, पर वो खुद को मुसलमान कहने से गुरेज करते हैं। इनके विचार में ग्रीक दर्शन भी आपको मिलेगा। ये लोग कन्वर्जन में यकीन नहीं रखते और न ही अपने धर्म से बाहर शादी करते हैं। ड्रूज लोगों की शुरुआत 11वीं सदी में खोजी जाती है। उस समय मिस्र के फातिमी खिलाफत के अल हाकिम बेअम्र नाम के खलीफा हुए थे। ड्रूज लोग इन्हें दिव्य अवतार मानते थे। इनके धार्मिक ग्रंथों को रसालत अल हिकमा यानी एपिस्टल्स ऑफ विजडम कहा जाता है, जिन्हें केवल समुदाय के धार्मिक गुरु ही पढ़ सकते हैं।
आम ड्रूज को ये पढ़ने की इजाजत नहीं होती। वही बेदुइन जो लोग हैं, नोमैडिक ट्राइब हैं, बंजारे हुआ करते थे पहले, यहाँ वहां फिरते थे, ज्यादातर रेगिस्तानी इलाके में रहते थे। सूडान में इनकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। अल्जीरिया और सऊदी अरब में इनकी आबादी 20-20 लाख से ज्यादा है। सीरिया में 7 लाख से ज्यादा बेदुइन लोग रहते हैं। ज्यादातर बेदुइन सुन्नी मुसलमान होते हैं और सीरिया में अधिकतर बेदुइन सुन्नी ही हैं। इन दोनों समुदायों के बीच दशकों पुराना विवाद है और ये विवाद धर्म की वजह से नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक है अपने नेचर में। कुछ आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे बेदुइन समुदाय के लोगों की इजराइल में कुछ बस्तियां हैं जिन्हें इजराइल मान्यता नहीं देता। इनमें से जो सबसे ज्यादा चर्चित बस्तियां हैं इजराइल के नेगेव इलाके में है, उनके डेजर्ट में। इजराइल के मान्यता न देने के फैसले का समर्थन ड्रूज समुदाय करता है, इसलिए इनके बीच दुश्मनी है। बेदुइन समुदाय के करीब 2 लाख लोग तो ड्रूज समुदाय के लगभग 1.5 लाख लोग इजराइल में रहते हैं और दोनों को लगता है कि ये एक दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सीरिया के सुबेदा शहर में सबसे ज्यादा ड्रूज रहते हैं। यहां भी उन्हें लगता है कि बेदुइन उनकी जमीन और बिजनेस पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए तनाव चलता रहता है। इसके लिए दोनों समुदाय एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया में फर्जी कैंपेन भी चलाते हैं। ये तो हुई दोनों समुदाय की बेसिक जानकारी और राइवलरी की वजह। अब आप हालिया लड़ाई पर आइए। सब्जी व्यापारी के अपहरण से शुरू हुआ विवाद एक खूनी लड़ाई में तब्दील हुआ है। सीरिया की सेना ने सुबेदा शहर से वापसी की घोषणा तो की है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों पर छोटी मोटी झड़पें चल रही हैं। ड्रूज समुदाय को सीरिया में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। बशर अल असद के दौर में ड्रूज समुदाय को सरकार का समर्थन था। असद खुद शिया मुसलमान थे, अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, इसलिए ड्रूज लोगों पर खास तौर पर सुबेदा शहर में सुरक्षा का इंतजाम दुरुस्त रखा करते थे। अपने जमाने में सुरक्षा करते थे तो किससे सेफ रखते थे? सुन्नी इस्लामिक संगठनों से, जैसे अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट। राजदूत के नियमित दर्शक जानते हैं कि 2018 में सीरिया में इस्लामिक स्टेट अपने उरूज पर था। जुलाई 2018 में इस्लामिक स्टेट ने ड्रूज समुदाय पर एक सीरीज ऑफ अटैक शुरू किए। सुबेदा शहर में एक 17 साल की बच्ची का सिर कलम कर दिया। फिदाइन हमलों में 250 से ज्यादा लोगों का कत्ल भी किया। बशर अल असद ने उस समय इन हमलों की निंदा की और बदले का वादा भी किया था। कट टू दिसंबर 2024, बशर अल असद की सरकार चली गई, तख्ता पलट हुआ और अहमद अल शरा आए सत्ता पे। वही अल शरा जो एक समय अमेरिका की नज़र में अल गुलानी होते थे, आतंकवादी होते थे, इनके सर पर $10 मिलियन का इनाम था। फरवरी 2025 में सीरिया में अंतरिम सरकार बनती है। इस सरकार में अल शरा के संगठन हयात तहरीर अल शाम HTS के साथ कई इस्लामिक संगठन शामिल होते हैं और ये वही संगठन थे जो ड्रूज समुदाय के कत्ल में शामिल थे। असद के रूस भागने के बाद एलावाइट शियास पर बड़ी संख्या में हमले हुए। उनकी कौम, वो खुद भी एलावाइट शिया हैं और ये हमले करने वाले कुछ सुन्नी गुठी थे। जब ट्रंप शरा को अट्रैक्टिव गाय कहकर बुला रहे थे, वेस्ट सीरिया पर प्रतिबंध हटा रहा था, तब इजराइल सीरिया पर बॉम्बिंग कर रहा था। इजराइल ने कहा कि हम सीरिया के हथियार के गोदाम, फैक्ट्री और सैन्य अड्डों को निशाना बना रहे हैं ताकि हथियार धोखे से भी आतंकवादियों के हाथ न लगें। इजराइल में सीरिया की सरकार को अभी भी एक जिहादी सरकार के तौर पर देखा जाता है। 16 जुलाई को इजराइल के दक्षिणपंथी नेता बेन गुविर ने कहा कि अल शरा एक जिहादी है। वंस अ जिहादी ऑलवेज अ जिहादी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमें सांप के फन को ही कुचल देना चाहिए। इजराइल की सरकार को जितने जल्द हो सके अल शरा को मार देना चाहिए, ये भी बोले वो। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल ने ड्रूज समुदाय का हवाला देते हुए सीरिया पर हमला क्यों किया? 2 वजहें पकड़ में आती है। नंबर 1, जैसे हमने पहले बताया, इजराइल में भी लगभग 1.5 लाख ड्रूज हैं। 1957 से इजराइल ने इस समुदाय के लोगों को अपनी फौज में शामिल किया है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन इजराइल के दूसरे अल्पसंख्यकों का आपको मिलेगा नहीं। इतने लंबे समय की भर्ती का नतीजा ये रहा कि अब इजराइल की सेना में ड्रूज कई अहम पदों पर आपको मिलते हैं। इसके अलावा ड्रूज की 20,000 की आसपास की आबादी गोलन हाइट्स में भी रहती है। ये सीरिया का पहाड़ी इलाका है। क्षेत्रफल इसका 1800 वर्ग किलोमीटर का है। 1967 की जंग में इजराइल ने इस पर कब्जा किया था। उसके बाद 1973 में यौम किपुर वॉर होती है। इस जंग के बाद इजराइल इस इलाके में और अंदर तक घुस गया और 2019 में ट्रंप ने इस अवैध कब्जे पर मुहर लगा दी। पर यहाँ के ड्रूज अभी भी खुद को सीरियाई कहते हैं। इजराइल की सरकार ने इन्हें नागरिकता ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। इसलिए इजराइल की सरकार इन्हें इजरायली रेजिडेंसी कार्ड्स देती है। दूसरी वजह इजराइल की अपनी सुरक्षा बताई जाती है। एपी की रिपोर्ट कहती है कि असद के जाने के बाद देश में चरमपंथी गुटों का प्रभाव बढ़ा है। सीरिया में इजराइल चाहता है कि वो अपनी उत्तरी सीमा से इन्हें जितना दूर हो सके रखे, इसलिए वो इस तरह के हमले कर रहा है। कुछ जानकार ड्रूज पर हुए हमले को एक बहाना भी बताते हैं। उनका कहना है कि इजराइल सेना के मुख्यालय और प्रेसिडेंशियल पैलेस पर हमला करके मैसेजिंग कर रहा है कि हम पर हमला करने की सोचना भी नहीं, हम किसी भी हद तक जाएंगे।
जब अल शरा आ रहे थे और इजराइल का बॉम्बिंग कैंपेन सीरिया पर चल रहा था, बहुत रिस्पेक्टेड डिफेंस एनालिस्ट जैसे संदीप उन्निथन, उन्होंने भी कहा था कि ये एक्चुअली एक डीफैंगिंग एक्सरसाइज है। इजराइल ये इंश्योर कर रहा है कि अल शरा हो या कोई और हो, सीरिया दोबारा उस स्थिति में कभी पहुंचे ही नहीं हार्ड पावर के मामले में कि वो इजराइल की तरफ देखने की हिम्मत करे। इजरायली बमबारी पर दुनिया भर ने चिंता जताई है जो अभी चल रही है। रूस के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी किया है, निंदा की है, कहा कि यह सीरिया की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इजराइल कड़ी निंदा का पात्र है। तुर्की ने भी हमले की निंदा की है। राष्ट्रपति अर्दवान की पार्टी के प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा कि इजराइल पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि यह हमला पूर्वानुमानित था, प्रीमेडिएटेड। इजराइल किसी सीमा को नहीं मानता, वो केवल एक भाषा समझता है और वो भाषा है आक्रामकता। उसकी आक्रामकता के खिलाफ सबको एक होना चाहिए, ईरान का बयान। यूएई, नॉर्वे और कुवैत ने भी हमलों की निंदा की है। यूएस ने क्या कहा? अमेरिका दोनों पक्षों से बातचीत कर रहा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि हम इस बढ़ते विवाद से बहुत चिंतित हैं। अब ट्रंप के लिए ये एक मुश्किल घड़ी साबित हो सकती है। एक तरफ उनका पुराना दोस्त इजराइल है और एक तरफ नया दोस्त सीरिया या कह लीजिए अल शरा। सीरियन के एनालिस्ट बराक रवीद ने एक्स पर लिखा कि 16 जुलाई को ट्रंप प्रशासन ने इजराइल से हमला रोकने को कहा है। जानकार कहते हैं कि ट्रंप सीरिया को भी अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल करना चाहते हैं। अब्राहम अकॉर्ड ट्रंप का वो ख्वाब है जिसे वो नया मिडल ईस्ट बनाना चाहते हैं। इसमें वो अरब देशों की इजराइल से दोस्ती करवाना चाहते हैं। अब तक वो यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान से दोस्ती करवा चुके हैं। अगला नंबर सऊदी अरब का था। अंदर खाने बात चल रही थी, लेकिन गजा में जो जंग हुई उससे टल गई, जो नॉर्मलाइजेशन एफर्ट्स से खत्म हो गए। अब असद की सरकार गई तो उन्हें सीरिया से भी आशा की किरण दिख रही है। लगा कि अब यहाँ नई दोस्ती होगी, पर अब दोनों के बीच नया विवाद आ गया, सीरिया और इजराइल के बीच। जहां इजराइल की सरकार में शामिल मंत्री सीरिया के राष्ट्रपति की हत्या का नारा दे रहे हैं, ऐसे में समझौता अभी तो दूर का ढोल ही लगता है। सीरिया से ताज़ा अपडेट यह है कि अमेरिका के कहने पर सीरियाई सेना सुबेदा शहर से पीछे हटना शुरू हुई है। ड्रूज लड़ाकों ने भी वहां मौजूद सुन्नी संगठनों के साथ सीज फायर किया है। सीरिया से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको राजदूत में हम इसी तरह देते रहेंगे। इसी नोट पर हम राजदूत के इस एपिसोड को कंक्लूड कर रहे हैं। इसे साजिद ने लिखा और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।